अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत ख़त्म होने में अब सिर्फ 38 दिन रह गए हैं और कौम आम इंतखाबात की शिद्दत से मुंतज़िर है। लेकिन माजी की तरह इस बार भी इंतखाबात से पहले दुबई मरकज़ निगाह बना रहा, जहाँ गुज़श्ता दिनों नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान अहम मुलाकातें हुईं और हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ साहब, जो बीमारी की वजह से गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से लंदन में मुकीम थे, उन्होंने तकरीबन 10 रोज़ दुबई में क़याम किया और आजकल वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज़ के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहाँ वो बाज़ ताकतवर शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। सऊदी अरब से नवाज शरीफ साहब वापस यूएई या बरतानिया जाते हैं या फिर पाकिस्तान आते हैं, ये प्लान अभी तक खुफिया है। जहां तक दुबई प्लान का ताल्लुक है तो इस हवाले से ये ख्याल किया जा रहा है कि नवाज जरदारी मुलाकातों में पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का खाका तैयार कर लिया गया है। असम्बलियाँ कब तोड़नी हैं, इंतखाबात कब कराने हैं, निगरान वज़ीर आज़म किसे बनाना है, इलेक्शन इकट्ठे लड़ना है या फिर अलहदा-अलहदा, वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, ये सब बातें दुबई में तय पाए जाने की इत्तलात हैं। लेकिन जिनके नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, यानी जमहूर, उन्हें ये बातें नहीं बताई जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे सवालात उठते हैं और इन सवालात पर आज हम बात भी करेंगे। एक और अहम खबर यह है कि बिलावल भुट्टो साहब 1 हफ़्ते के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। इंतखाबात से पहले उनका ये दौरा कितना अहम होगा और क्या बिलावल भुट्टो आइंदा वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब प्रोग्राम में आज मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे, और दुबई में मुलाकातें भी हुई और ये भी शुनीद है कि दुबई में इस मामले पर अहम गुफ्तगू हुई है और शायद कोई मामलात भी तय कर लिए गए हैं। आपको क्या लगता है, वक्त पर इंतखाबात हो पाएंगे? देखिए, मैं फाल तो नहीं निकाल सकता, लेकिन ये कि जो मुलाकातें दुबई में हुई हैं उसमें इस मामले पे कुछ इख्तलाफ पाया जा रहा है। जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को जो है उनका ख्याल ये है कि चूँकि मियाँ साहब का जो मामला कानूनी मामला है उसमें शायद अभी भी कुछ रुकावटें हैं, जिसकी वजह से ऐन मुमकिन है कि मियाँ साहब अगस्त, जिस तरह आम तौर पे या मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे थे कि शायद मिड अगस्त तक वापस आ जाएं, वो शायद सितंबर से पहले मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और अगर सितंबर में उनकी वापसी है तो मुस्लिम लीग के लोगों का ख्याल है, और दुबई में ये बात भी हुई है, कि अगर इलेक्शंस को जो है वो मार्च तक एक्सटेंड कर दिया जाए, मार्च 2024 में अगर इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये बहुत मुश्किल होगा, और उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पे ही कराए जाएं। ज़ाहिर है इस बात पे तो ऑलमोस्ट कंसेंसस है और इसमें बज़ाहिर कोई रुकावट भी नहीं है, और कि जो असम्बलियाँ हैं वो 11 और 12 अगस्त के दरमियानी शब जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ। बहुत से लोगों का ख्याल है फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह के हवाले से, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी स्पेसिफिक रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आप वो कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ आप कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं, सूबाई असम्बलियों के को नहीं किया जा सकता। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं जिसके बाद गालिबन असम्बलियाँ तो 11-12 की दरमियानी शब हो जाएंगी तहलील। उसके बाद आप वो क्या रीजंस होंगे जिसकी बिना पे अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये बताइएगा कि अगर एक दफ़ा इलेक्शन, अगरचे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन सरीह आइनी शिक की मौजूदगी के बावजूद मुलतवी हो गए, नहीं हुए, लेकिन अब जनरल इलेक्शन अगर रुक जाते हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए रुकते हैं या 1-2 महीने के लिए रुकते हैं, तो क्या सियासतदानों के हाथ में, और बिलखुसूस वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उनके हाथ में कुछ बाकी बचेगा? देखिए, वो तो हबीब पहले ही स्पेस जो है काफ़ी लूज़ कर गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत लूज़ कर चुकी हैं इसमें, और ये बात ठीक है आपकी कि बहुत मुश्किल होगा, वैसे भी बहुत मुश्किल होगा, इवन अनटिल अनलेस जो कुदरती तूफ़ान खुदा न खास्ता इस तरह वाली सूरत हाल हो जाए तो वो तो एक अलग बात है, और उसमें कुछ रीजंस भी होते हैं कि बिल्कुल ही नामुमकिन सी सूरत हाल हो जाए, वो मतलब उसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन मुझे लग ये रहा है, मेरे ख्याल में, कि इलेक्शंस तो मैक्सिमम नवंबर
जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाएंगे। अब ये जो इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, लेकिन इख्तियार का मतलब ये नहीं होगा कि आप इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकें। तो मुझे तो इसमें ये लग रहा है कि इलेक्शंस तो शायद अगस्त में असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी और इलेक्शन अक्टूबर के एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक। मजहर भाई, बहुत से लोग हैं ऐसे, अहले सहाफ़त में भी हैं और अहले सियासत में भी हैं, जो कहते हैं कि जी इलेक्शन का रिज़ल्ट तो फलां होगा और उस फलां रिज़ल्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है, यानी को लगभग मौजूदा सेटअप ही आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इन हालात में इतने यकीन से इलेक्शन के बारे में कुछ कहा जा सकता है, उसके आउटकम के बारे में? अभी वो मसला ये हो गया कि अहले सहाफ़त और अहले सियासत का फ़र्क मिटता जा रहा है। और क्योंकि सहाफ़ियों को भी एक तो होता है कि सियासत के बारे में आपकी जानकारी हो, तो वो तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सहाफ़ी के बारे में। अगर सहाफ़ी को पॉलिटिकल आउटलुक का ही नहीं पता तो वो जर्नलिज्म क्या करेगा। लेकिन आप जो है वो पॉलिटिक्स नहीं करते, आप सिर्फ सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, अपनी राय देते हैं। मेरे नुक्ता नज़र से अभी ये कहना बहुत क़ब्ल अज़ वक्त है। हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अगर कोई एक हंग पार्लियामेंट वाली सिचुएशन बनती है तो उसमें ज़ाहिर है छोटी पार्टियों की अहमियत बढ़ जाती है। मुझे ये तो अभी नहीं कह सकते आप कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बारे में क्या होगा अगले 1-1.5 महीने में, क्या उनकी सूरत। आप क्या समझते हैं उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? कुछ थोड़ा सा तो आइडिया लगाया जा सकता है इन हालात को देखते हुए। अभी नायब कानून में जो तरमीम आई है उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि वो भी किसी खास मकसद के लिए लाई गई है। देखिए, वो मकसद मेरा ख्याल है नैब के कवानीन में नैब और अकाउंटेबिलिटी तो हमारे यहाँ हमेशा से हर दौर में पॉलिटिसाइज ही रहे हैं। उसके सियासी मकासद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल सी बात जो मेरी जो है समझ में आती है, ये मुमकिन नहीं लग रहा कि जो जिस जमात के बारे में इतना सख्त रवैया हमें नज़र आता हो, ख़ास तौर पे 9 मई के बाद, वो जमात जो है वो बड़ी आसानी से दोबारा बरसर इख्तिदार आ जाएगी। अच्छा। ये सूरत हाल तो नहीं नजर आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है मैं, और क्या ये नजर आता है कि वो जमात इंतखाबात में हिस्सा ले सके? क्या ये नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल जी, इंतखाबात में हिस्सा लेना तो नजर आता है मुझे। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता कि पीटीआई के चेयरमैन का अल्टीमेट फ्यूचर क्या है। उनकी गिरफ्तारी की हद तक नाअहली तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं नजर आती। हाँ, ये हो सकता है कि जो उनको किसी केस में सज़ा हो जाए, और सज़ा की बिना पे आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन सज़ा के भी मरहले होते हैं ना। अगर आपको फर्ज करें एक अदालत से सज़ा होती है तो दूसरी हायर कोर्ट पे स्टे दे सकती है, उससे जमनाइल कुछ भी, वो लीगल हिच कुछ भी आ सकती है बीच के अंदर। लेकिन उनका फ्यूचर, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नजर आती है, उनके फ्यूचर के हवाले से सवालिया निशान नजर आते हैं। इस चीज का इम्कान बहुत ही कम है, बल्कि मेरे नुक्ता नजर से नामुमकिन सा नजर आता है कि वो इलेक्शंस कैंपेन कर रहे हों, वो ये सारी चीजें। लेकिन पीटीआई मुझे बिल्कुल नजर आ रही है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेती नजर आ रही है। अब वो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होंगी, उनको ये प्रॉब्लम्स होंगी कि वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स वगैरह, कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह कैसे करते हैं। तो तहरीक इंसाफ की हद तक तो मामला बहुत स्केची सा नज़र आता है कि उनकी पॉलिटिकल जो है थिंकिंग खुद क्या है, वो किस तरह इसको काउंटर। मजहर भाई, ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल होगी कि एक जमात के ऊपर ज़रा सख्ती होगी और बाकी जमातें अपनी कैंपेन कर रही होंगी, एक जमात का लीडर अंदर हो या ना अहल हो और वो कैंपेन ना कर पा रहा हो या वटेवर, तो ये इलेक्शन काबिल कबूल करार पाएगा?
देखिए, पहली चीज़ ये कि 2018 का इलेक्शन भी ऐसे ही हुआ था। 2018 में नवाज शरीफ साहब नाअहल थे, मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त था, और बलूचिस्तान में रातों रात जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा हो गया था। उस पर बहुत से सवालिया निशान थे कि यकायक एकदम मिनी रिवोल्ट कैसे आ गया मुस्लिम लीग के अंदर बलूचिस्तान में। लेकिन 2018 के, लेकिन आज की सूरत हाल उससे ज़्यादा गंभीर है। आज की सूरत हाल में अभी ये तो नहीं हमें पता कि पीटीआई के चेयरमैन जो है वो नाअहल होंगे या उनको सज़ा होगी या नहीं होगी, लेकिन इस चीज़ का कभी इम्कान है कि ऐन मुमकिन है वो जेल में हो। जेल में रहने से पीटीआई को नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस नुक्ते नज़र से होगा कि आम तौर पे जो होता है कि उनका वोटर सपोर्टर, क्योंकि इलेक्शन की फ़ज़ा होगी तो उनका वोटर सपोर्टर इन रिएक्शन भी बाहर आ सकता है। इन रिएक्शन भी वो पीटीआई के अगर उम्मीदवार मैदान में होंगे, इतना अगर बिल्कुल ही आपने उनको स्पेस नहीं दिया, बिल्कुल ही जैसे उनके जो उम्मीदवार हों, अगर वो इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे हों और उनको उठा लिया जाए, और इस तरह की अगर सूरत हाल होगी तो फिर पीटीआई को बड़ा फैसला करना पड़ेगा कि हम इन इलेक्शन में हिस्सा लें या नहीं लें। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या कुछ गेन कर पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता उनका कोई ऐसा कुछ इंडिविजुअल अपने तय, लेकिन वो भी मुझे मैं आई विल बी सरप्राइज कि अगर इस्तेहकाम पार्टी जो है कोई खातिर खा कामयाबी हासिल कर सके। खातिर खा कामयाबी क्या, कोई एक सीट भी कहीं निकले तो मेरा ख्याल है कि बड़ी कामयाबी होगी। मुझे वो तो उनके लिए जाहिर है, अगर कोई दो चार, जैसे सदर्न पंजाब में इवन देखिए अब जो है ना इलेक्टेबल्स की भी पोजीशन जो है वो इलेक्टेबल वाली नहीं होगी। बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है मामला, सूरत हाल बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होगी, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सहारा लेंगे। ऐन मुमकिन है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए। उस हद तक तो नून लीग इसका इशारा भी दे चुकी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक ऐसी सूरत हाल में जहां पीटीआई बहरहाल किसी ना किसी शक्ल में मैदान में हो, उनके लिए पंजाब में कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी जो है वो बड़ी चैलेंजिंग होगी, और अगर वो हासिल कर लेते हैं तो वो बड़ी बात होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुझे पीपल्स पार्टी गेन करती हुई लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक सिक्योर्ड प्रोविंस मौजूद है। उसके बाद अगर वो सदर्न पंजाब में कुछ नशिस्तें हासिल कर लें तो जरदारी साहब बलूचिस्तान की जो एक ख़ास सियासी डायनेमिक्स होती हैं उसमें वो मैनेज करने के माहिर हैं, वो मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ को। तो उनके पास उनकी जो अपनी थिंकिंग है कि उनके पास इतनी नशिस्तें होंगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाए। मज़हर भाई, रिकंसिलिएशन कहीं आपको लगती है इस वक्त मुल्क की ज़रूरत तो है ही, लेकिन क्या इस ज़रूरत का एहसास आपको नज़र आता है कि हम एक ज़रा रिकंसाइल करें सारी चीज़ों को और फिर आगे बढ़ें? हबीब, उसमें देखना ये कि पीटीआई के चेयरमैन किस तरह अपने उसमें फ्लेक्सिबल होते हैं। वो एक खास दावत तो है ना उनकी कि आए मुज़ाकरात करते। नहीं, वो जहां है वहां तो नहीं है मामला। वहां तो मुझे नहीं लग रही रिकंसिलिएशन लग रही है शाह महमूद कुरैशी के लेवल पर हो सकती है रिकंसिलिएशन, क्योंकि देखिए वो इस वक्त वो और असद कैसर साहब, ये दो लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन के भी एतमाद के लोग हैं, और साथ में उनसे किसी ना किसी लेवल पे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बात भी कर सकती है। लेकिन ये क्या फॉर्मूला ऐसा होगा कि जिसमें पीटीआई के चेयरमैन का कोई वो बने, वो मुझे बहुत कम लग रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि इलेक्शन के बाद ये सारा इलेक्शन के बाद एक सिनेरियो बन सकता है, और वो सिनेरियो हो सकता है कि जहां ये तीनों पार्टियों की नशिस्तें ऐसी इतनी हों कि कोई दो पार्टी जो है वो ज़्यादा मुत्तहिद हो जाए तो गवर्नमेंट बना सकते हैं। यानी बड़े फ्रीक जो हैं आपको अब भी आइंदा आने वाली असेंबली में भी यही तीन पार्टियां लग रही हैं।
मुझे इसके अलावा कोई और पार्टी ऐसी लग नहीं रही कि जो सरप्राइज पैकेज। अच्छा मजहर अब्बास, अब बिलावल भुट्टो को आप कहाँ देखते हैं? पिछले दिनों में पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे, फिर उसके बाद थोड़ा ये शोर थम गया। बिलावल भुट्टो साहब अब अमेरिका के दौरे पर भी गए हैं और शायद अब कुछ ये बात चल रही है कि वजारत उज़्मा के लिए वो भी कंसिडर किए जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा जोड़ तोड़ पीपल्स पार्टी कर सकती है? करने को तो ज़ाहिर कर सकती है, लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं वो ये कि दुबई में बिलावल और मरियम के नाम जो है ना वो फिगर्ड आउट नहीं हुए। अच्छा। हो सकता है कि आइंदा की मुलाकात में हो जाएं। जो बात हो रही है वो ये कि नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की या फिर आसिफ अली जरदारी। और जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में पीपल्स पार्टी कह रही थी, बिलावल साहब ने फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा कि असेंबली के फ्लोर पर कि हमारे शहबाज शरीफ साहब नून लीग से ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो ये बात भी चल रही थी कि पीपल्स पार्टी के लिए शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा काबिल कबूल होंगे अगले वज़ीर आज़म के तौर पर। अगर मियाँ साहब के मामलात कुछ नहीं ठीक होते तो ऐन मुमकिन है कि, क्योंकि उसके बाद तो कैंडिडेट्स जो है शहबाज शरीफ हैं। मरियम नवाज साहिबा ऐन मुमकिन है। अब अगेन वो हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्टी पोजीशंस किस तरह होंगी, लेकिन वजारत आला के लिए मरियम नवाज साहिबा हो सकती हैं। पंजाब आसिफ अली जरदारी का नाम लिया आपने, ये बड़ा दिलचस्प नाम नहीं होगा पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के लिए? मैंने एक मरतबा हबीब जब 2008 में इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस हो गए थे, तो मैंने जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू किया था पोस्ट इलेक्शन। और इलेक्शन से पहले वो मुझे अलग ले गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे क्या पोजीशन लेनी चाहिए। मैंने कहा जी मैं कौन होता हूँ आपको ये बताने वाला कि आपको क्या पोजीशन लेनी चाहिए। आपको पार्टी पोजीशन लेनी चाहिए या सरकारी पोजीशन लेनी चाहिए। और फिर मैंने उनसे जो इंटरव्यू के दौरान भी सवाल इसी तरह किया था कि क्या मैं मुल्क के अगले जो है वो वज़ीर आज़म या सदर से या उससे इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया था कि अगला जो भी वज़ीर आज़म या सदर होगा वो पीपल्स पार्टी का कारकुन होगा। अब वो उनका एक तरीक़ेकार है। ये वो मुझे लगता है इसलिए कि मैं इसलिए रूल्ड आउट नहीं कर सकता। अच्छा। कि बहरहाल ये उस कई लिहाज से पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के लिए ये उनके लिए यकीनन ज़ाहिर है एक फैक्टर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब हों या इमरान खान हों, उस नुक्ते नज़र से अगर हम 5 साल का टेन्योर लें जो कि पाकिस्तान में कम होता है, लेकिन उस नुक्ते नज़र से देखें तो ये इन लोगों का एक लिहाज से आखिरी इलेक्शन है। और ऐन मुमकिन है कि सदर वज़ीर आज़म अगर इन दोनों पार्टियों की हुकूमत बनती है तो सदर वज़ीर आज़म के दरमियान वो हो कि एक सदर हो जाए एक वज़ीर आज़म। अब सदर तो जरदारी साहब रह चुके हैं 5 साल और सदर का के ओहदे के जो भी उनके इख्तियारात थे वो उन्होंने पार्लियामेंट को दे दिए हैं। तो मेरे लिहाज से आई स्टिल अगर ये चॉइस बन जाती है दोनों के दरमियान तो मैं रूल्ड आउट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि देखें बिलावल के पास वक्त है अभी बहुत और मरियम के पास भी वक्त है। तो ये मुझे लगता ये है कि अगर आइंदा गवर्नमेंट बनती है इन पार्टियों की, इन दोनों पार्टियों की, तो इन दोनों कैंडिडेट्स में या फिर कोई तीसरा ही हो सकता है। ये दो भी नहीं होंगे, फिर कोई तीसरा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इसी तरह वो चलती है। क्योंकि बिलावल को आई डाउट के जरदारी साहब इस वक्त वो देख रहे हैं, उन्होंने एज ए फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह उन्हें ग्रूम किया है, वो फिर आइंदा अगर और सालों में अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी का ही वजीर आजम बनता है और बिलावल तो और फर्ज करें जरदारी साहब ही बनते हैं, तो बिलावल भुट्टो एज ए फॉरेन मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। या उनको अगर जिस तरह एक इत्तलात ये भी हैं कि मुराद अली शाह को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर लाने की भी है, पीपल्स पार्टी के गेम प्लान का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सारा ये रिवॉल्व करती है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। पीटीआई एज ए पार्टी अभी भी जो है वो उनकी एक बड़ी सपोर्ट हासिल है उनको,
वोटर्स की बड़ी सपोर्ट हासिल है। ऑर्गेनाइजेशनली वो अपने आप को रीग्रुप करने में लगे हुए हैं, ठीक। लेकिन उनको जाहिर है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करने में मुश्किलात का सामना है बहुत PTI ज्यादा। को। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब ने चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो लोगों के जहनों में सवाल ये है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? एक तो अगर मैं सम अप करूं, मैं उनके तजिए से बड़ी हद तक मुत्तफिक हूं मदर साहब के, मदर अब्बास साहब के। तो बगैर पीटीआई के जो शक्ल बनती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, तो उसके बारे में एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे एक नज़्म हम पढ़ा करते थे। उसका एक शेर था कि जनाब टांग खींची ऐसी कि मिसवाक जिसे कहते हैं, अच्छा। नाक वो नाक के खतरनाक जिसे कहते हैं। अच्छा। बात यह है कि उसके बगैर तो पीटीआई को इलेक्शन के प्रोसेस से या सियासत से बाहर रख के सूरत हाल बिल्कुल एक इसी तरह की होगी कि टांग मिसवाक लगेगी, टांग मिसवाक लगेगी और नाक खतरनाक लगेगी, कोई मुंह मत्था नहीं होगा। तो यही तकरीबन सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बाहर रख के होगी। यानी आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक इस तरह कर देंगे कि जिस तरह डिस्टॉर्टेड आईने नहीं होते, यानी बाज आईने ऐसे होते हैं कि जिसमें अच्छा भला आदमी भी देखें तो वो शक्ल उसकी कुछ की कुछ बन जाती है। तो मुझे कुछ बच्चे दिखा रहे थे कि स्नैपचैट पे और टिकटॉक पे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जिसमें आप थोड़ी सी उंगली लगाते हैं तो होंठ फैल जाते हैं और आंखें छोटी या बड़ी की जा सकती, थोड़ी जो है वो तनासुब से बढ़ाई जा सकती है। आप समझते हैं कि ऐसा तो मुझे लगता है कि ये उनके बगैर तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के बगैर जो पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली वही होगी कि नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं। अच्छा हबीब साहब, बार बार अब ये भी एक बात की जा रही है कि असम्बलियाँ अब चूँकि मुद्दत बहुत कम रह गई है, तो निगरान सेटअप कैसा होगा? कुछ मुआशी माहिरीन का ये कहना है कि निगरान सेटअप ऐसे लोगों का आना चाहिए जो मईशत को अच्छे से समझते हों, क्योंकि अभी जो हमें IMF से प्रोग्राम मिला है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि निगरान हुकूमत भी कुछ ना कुछ मईशत के हवाले से मालूमात रखती हो, ताकि जो भी थोड़ा बहुत इकदामात उसे करने पड़े वो कर सके, क्योंकि तूल देने की भी बातें की जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ नाइविटी पे मबनी है। अच्छा। मैं इसको कहूँगा कि ये नुक्ता नज़र मासूमियत पर मबनी है। अच्छा। या सियासी हरकियात से नाबलद होने की वजह से। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो निगरान हुकूमत का तस्वुर है वो इसलिए नहीं है कि उसने मईशत चलानी है, लेकिन अब तो वो तस्वुर चेंज हो गया ना। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब वो तस्वुर चेंज हो गया। ये अगेन ये नाक, ये वो नाक है खतरनाक जिसे कहते हैं। अच्छा। ये कोई दस्तूरी सूरत हाल नहीं है कि जिसमें आप कहें कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो 90 दिन से चूंकि आगे निकल चुकी है तो लिहाजा इसका जवाज है और लिहाजा ये बड़ी अच्छी हुकूमत है। या खैबर पख्तूनख्वा में एक जो सेटअप बना हुआ है ये डिस्पेंसेशन है, ये कोई हुकूमतें नहीं है, ये बंदोबस्त है जो दरअसल यानी हमारे ऊपर लादा गया हुआ है। तो ये कोई नुमाइंदा हुकूमत तो नहीं है ना। तो इस वजह से और निगरान हुकूमत की हैसियत नुमाइंदा नहीं होती और ना ही उसे ऐसे काम करने चाहिए जैसे मोहसिन नकवी साहब। लेकिन अगर उसे तूल दे दिया गया तो फिर तो वो काइंड ऑफ नुमाइंदा ही हो जाएगी ना। वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल है उसमें। आप उसको बिल्कुल एक सूरत हाल को बदल दे। मसलन आप यानी आप ये समझते हैं गैर मुतनाज़े गैर जानिबदार निगरान हुकूमत आनी चाहिए जो गैर मुतनाज़ा हो, गैर जानिबदार हो और उसके सामने सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्किद करा के घर जाना हो। अगर वो मईशत चलाने में पड़ गई या इस तरह के दूसरे मामलात में पड़ गई तो फिर तो मामला फिर तो किसी और तरफ हालात चल पड़ेंगे ना। तो फिर उनका जवाब कहां से लाएंगे? ठीक है, एक ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे नाज़िया और ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की सियासत की। वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत ने आज उस वक्त ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर लिया जब वज़ीर आला के इंतखाबात से चंद लम्हे पहले अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद खान के नाअहल होने के बाद आज दोपहर 3 बजे नए कायदे ऐवान का इंतखाब होना था। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने राजा आज़म खान, पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट और मुस्लिम लीग नून ने इंजीनियर मोहम्मद अनवर को अपना उम्मीदवार नामजद किया था। लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी खबरें आने लगी जिसकी क़यादत हाजी गुलबर खान कर रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चुनाव और अदालती फैसला आने से पहले ही गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में तमाम अराकीन का दाखिला बंद कर दिया और तमाम ऑफिसेस को
खाली करा लिया गया। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नज़ीर अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर आला के चुनाव से भी पहले, अदालती फैसला आने से भी पहले पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अरकान का दाखिला बंद करा दिया, ऑफिसेज बंद करा दिए, ये सब किसके कहने पर हुआ? जी, इस तरह है कि इमरान का दाखिला तो नहीं बंद कराया था, सारे मेंबरान आ चुके थे। इस तरह का कोई सेशन होता है तो फिर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हम खुद करा रहे होते हैं। तो आज नॉर्मल हालात से कुछ ज़्यादा ही पुलिस आई थी। तो बहरहाल इजलास 3 बजे हमारा होना था, इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो उस दौरान हमारी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की तरफ से मुझे और सेक्रेटरी साहब को सम्मन हुआ रजिस्ट्रार साहब की तरफ से। तो हम पेश हुए थे। तो इलेक्शन का जो शेड्यूल हमने दिया था वो तो सस्पेंड हुआ और अभी। लेकिन नज़ीर साहब, एक बात कही जा रही है कि आपने दरअसल तमाम कवायद व ज़वाबित को बालाए ताक रखा और रात देर गए आपने शेड्यूल जारी किया, फिर सुबह 6 बजे लोगों को पता भी नहीं था कि क्या होना है और 3 बजे आपने इजलास बुला लिया। यानी चंद घंटे की अंदर अंदर आपने कार्रवाई की ताकि उम्मीदवारों को ये मौका ही ना दिया जाए कि वो कागजात जमा करवा सकें या अपनी कोई अरेंजमेंट कर सकें पॉलिटिकल। तो आपने सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवार को जिताने के लिए किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है। हाँ। उसके तहत और गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के तहत रिक्वेजिशन आई थी और उस रिक्वेजिशन को हमने अंडर रूल्स और डीबी ऑर्डर के तहत प्रोसेस किया था। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि तमाम उम्मीदवारों ने जिन्होंने अपने कागजात जमा कराने थे उन्होंने करा दिए, क्योंकि हाजी गुलबर खान साहब भी जमा कराना चाहते थे लेकिन वो नहीं करा सके? जी, हाजी गुलबर साहब इन दिनों बीमार हैं, इस्लामाबाद में हैं। तो आज बताया गया था कि वो फ्लाइट पे आ रहे हैं। तो शायद फ्लाइट कैंसिल हो गई और उसकी तरफ से एक पिटीशन गई थी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन रुकवाने के लिए। तो अदालत ने हुक्म दिया तो हम कंप्लाई कर रहे हैं कोर्ट के आर्डर। नज़ीर साहब, ये बताइएगा कि आपका खुद ताल्लुक पीटीआई से है, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी इंटैक्ट तो नहीं रही अब, तो अब आपकी अगली हिकमत अमली क्या है? यानी वज़ारत आला की तब्दीली के साथ तो शायद आपको भी चैलेंज का सामना करना पड़े। पहली बात तो ये कि मैं स्पीकर हूँ, मुझे नॉन पार्टीजन रहना होता है। मुझे सारे कैंडिडेट्स को एक ही लेंस देखना होता है। वेरी गुड। तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अलबत्ता आज पीटीआई के कोई 20 सरकार यहाँ पे आए थे वोट के लिए। सिंपल मेजॉरिटी हमारी बनती है 17 अरकान की जी। तो उस दौरान कोर्ट का ऑर्डर आया, उसको हमने कंप्लाई किया है। जब इलेक्शन होगा तो क्या ये 17 अरकान आपकी पार्टी में मौजूद होंगे? मैं देखे पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं स्पीकर हूँ। जी ऑफ कोर्स, मैं इनका वो आपको यकीन दिला चुके हैं। नहीं, वो आप पार्टी की किसी ओहदेदार से पूछ लीजिएगा। मैं स्पीकर हूँ, मेरे लिए सारे कैंडिडेट्स यकसा है और मैंने एक ही नज़र से सबको देखना होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हाजी गुलबर खान साहब ने, जो कि वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार भी ख़ुद को कंसीडर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो पिटिशनर भी हैं इंतखाबात रुकवाने के हवाले से। गुलबर खान साहब, स्पीकर ने शेड्यूल जारी किया कि वज़ीर आला का इंतखाब होगा, आपने रुकवाया क्यों? इसमें यह हुआ कि कल मेरे ख्याल में 2 बजे के बाद सीएम साहब का नाअहली का ऑर्डर हुआ और फिर उसके वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फिर शाम को वहाँ से ऑर्डर निकला है और रातों रात इन्होंने शेड्यूल बनाया। तो ये शेड्यूल जो देना है सीएम के दाखिले का कम से कम 72 घंटे के बाद देना होता है। ठीक। तो इन्होंने रात को जो है सेक्रेटरी को बुला के स्पीकर ने फिर जो सुबह 10 बजे का जो टाइम दिया था वो मुझे आउट करने का मेरे ख्याल में उनका वो था। अच्छा। इसलिए मैंने एप्लीकेशन दिया है और उसी पे जो है फिर कल के लिए
डेट रखा है और इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट शेड्यूल इशू होगा। खान साहब ये बताइएगा कि आप खुद भी वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, लेकिन आपके मुकाबले और आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और एक और उम्मीदवार है जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो आ जाएंगे, तो क्या आपका भी कोई राब्ता इंटरनली पार्टी की मरकजी लीडरशिप के साथ हुआ है? पार्टी ने आपको नामजद किया या इस तरह की कोई बात हुई? मेरे पार्टी ने मुझे नामजद नहीं किया है, और मैं ये जो वज़ीर-ए-आला-शिप का ये है कि हमारा ज़िला अभी तक पूरा जीबी में तमाम ज़िलों को CM-शिप या गवर्नरशिप मिला है सवाए ज़िला दियामर का। तो मैं ये 2 साल का जो टेन्योर रहता है ये हमारा रीजन से CM साहब अभी निकला है। हाँ। तो हमारा रीजन का हक है और बल्कि मेरे ज़िले का है, उस हिसाब से मैंने दाखिला करना है अभी, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा ये बताइएगा कि कितने अरकान हैं आपके साथ पार्टी के, क्योंकि पहले तो आपकी पार्टी काफ़ी बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी भी थी, फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी आपके साथ थी, तो अब आप कैसे ये आगे बढ़ाएंगे अपनी पॉलिटिक्स और कैसे कोई इत्तेहाद बनाएंगे? हम पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। अच्छा। और उस पे फिर देखते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं तो यहाँ पे हूँ और इस्लामाबाद में। इंशाल्लाह हम गिलगित जाएंगे कल दाखिले के बाद, फिर दोबारा से हम राबिता भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा गुलबर खान साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि पार्टी में कुछ और भी फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं, आपके इल्म में है कि कितने फॉरवर्ड ब्लॉक अब तक बन चुके हैं? पार्टी में अभी तक तो आज तक रात तक जो 4-5 लोग थे, तो अभी हमने सुना है कि राजा आजम साहब का हमारे पार्टी की तरफ से उनको नामजद किया है। तो राजा साहब अच्छा आदमी है, हमारे बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन बात यह है कि बल्तिस्तान रीजन से इस वक्त सिटिंग गवर्नर बल्तिस्तान रीजन से सिकादू से, और CM-शिप भी सिकादू से होना, ये फिर हमारा सूबा जो है बहुत छोटा है और एक रीजन के लिए वो 2 बड़े, ये मेरे ख्याल में वहाँ के हालात नहीं मानते। लेकिन गुलबर खान साहब, पार्टी चेयरमैन ने उन्हें नामजद किया है, क्या ये बात मैटर नहीं करती? आप क्यों नहीं तस्लीम कर रहे इस बात को? मैं अपना हक समझता हूँ, मैं अपना जिले का हक समझ के हमने, अच्छा, हमें कोई मना तो नहीं है ना, हर एक का हक है एक आदमी कि वो अपना कोशिश तो कर सकते हैं। तो आपने कुछ कोशिश की कि आपकी पार्टी अपनी पार्टी के सरबराह से कुछ राब्ता कायम करें, वो आपको नामजद करें, कुछ तरह की आपने कोशिश की? और ये जो राजा आजम खान की नामजदगी उनकी नामजदगी की बात हो रही है, तो क्या वो भी आपके साथ मुशावरत से हुई? बिल्कुल हमारे साथ मशवरत नहीं हुआ। ये बल्तिस्तान रीजन के कुछ मेंबरों ने बैठ के उन पे वो इत्तेफाक किया है, और फिर पार्टी के अंदर खालिद खुर्शीद ने भी मेरे ख्याल में उसका नाम लिया होगा। अच्छा, तो ये रात का इशू है और अभी पूरा चीज़ें हमें भी पता नहीं है, कल वहाँ जाएंगे तो पूरा तफसीली मालूमात भी होगा और इंशाल्लाह। अच्छा गुलबर खान साहब, आप नहीं ये समझते कि इस तरह जो PTI तकसीम हो रही है, जो इंतशार है पार्टी में, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, इसका फ़ायदा दूसरी जमातें भी उठा सकती हैं? जाहिर है वो तो पार्टी में जब इंतशार होगा तो फायदा किसी न किसी को, क्या फायदा या नुकसान होगा वो अपना जगह। लेकिन मैं इस वक्त जो है ये जो CM-शिप के 2 साल 2.5 साल का जो टेन्योर है वो मेरा जिले का सबसे ज्यादा हक बनता है। तो ये बताइए कि आप खुद भी गुलबर खान साहब वज़ीर सेहत रहे हैं, अब एक इल्ज़ाम लग रहा है खालिद खुर्शीद साहब के जाने के बाद कि उन्होंने बड़े पैमाने पे करप्शन की, और बिलखुसूस 9 मई के बाद उन्होंने लोगों को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, उनको पनाह दी। तो आप ये बताइए कि अब जो इन बातों में कहाँ तक सदाकत है जो ये कही जा रही? ये बात है, सियासी बात है भाईजान। मैं पार्टी में हूँ इस वक्त और मैं खालिद खुर्शीद का मतलब राइट हैंड रहा, अभी 2.5 साल में सबसे आगे उसके साथ रहा हूँ।
तो बात यह है कि पार्टी के अंदर गिला गुजारी भी होते हैं, और ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल हमें तो नहीं पता है कि उसने करप्शन किया क्या, वो जो आपको कहेंगे वो जवाब देंगे। तो अब आप अपनी हिकमत अमली तैयार करेंगे, खालिद खुर्शीद साहब से मशवरा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो आपको सपोर्ट करें? बिल्कुल होगी। मैंने खालिद खुर्शीद को मेरा वहाँ जो दियामर के साथी है, मेंबरान है, उन्होंने कल जाके कहा और पूरा पीटीआई की टीम को कहा कि आप लोग ये दियामर के लिए छोड़ें, ये रिक्वेस्ट उनको किया। तो फिर भी हम कहेंगे, हम उनको कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलबर खान साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। हबीब साहब, इस बीच में एक और डेवलपमेंट भी ये हुई है कि जो पुराने आईजी साहब थे दद्दार अली खटक साहब, उन्हें हटा के अब नए आईजी को तैनात कर दिया गया है, अफजल महमूद भट्ट साहब को। क्या इसका कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं सीएम के इंतखाब के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि इसको बराह रास्त इस तरह कनेक्ट करना चाहिए। अहम तरीन बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ी सी एक टेक्निकल गलती हुई है। अच्छा, वो गलती ये हुई है कि खालिद खुर्शीद साहब ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं, लेकिन उन्हें वो थोड़ा सा उन्हें वहाँ की पॉलिटिक्स को ज़हन में रखने चाहिए, जिसकी तरफ बार बार गुलबर खान साहब इशारा कर रहे हैं ना, कि दियामीर का ये वजारत आला जो है वो दियामीर से ताल्लुक़ रखनी चाहिए। यानी ऐसा शख्स जो अस्तौर, चलास या दियामीर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हो और उसको वो वज़ीर आला बनाया जाए। अगर वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स होता जैसे गुलबर खान साहब हैं, तो शायद वहाँ पर मजमूई जो पॉलिटिकल एक ग्रेन है उसके अगेंस्ट ना जाता, तो या और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इकट्ठी रहती। तो अब भी ये इम्कान मौजूद है कि अगर राजा आज़म की जो नामजदगी है वो वापस ले ली जाए और गुलबर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आ जाए, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद ही रहे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए सियासी जमातों को 19 जुलाई तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी है, जबकि सियासी जमातों से सालाना आमदन और अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टाफ और सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीलात दर्ज हैं। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। उस्मान, बताइएगा क्या तैयारियाँ की गई अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से? इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारी जो सिलसिला है वो जारी है। आज भी इलेक्शन कमीशन में जो है जो ट्रेनर्स अफसरान होते हैं उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, और जो रिटर्निंग अफसरान है और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं उनको तरबियत दी जा रही है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आम जो दीगर हैं पुलिस स्टेशंस, उनका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। इस जो गुज़श्ता इलेक्शन हुए थे उसमें मुल्क भर में तकरीबन 85,000 पोलिंग स्टेशन थे, लेकिन इस साल जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तकरीबन 1 लाख पोलिंग स्टेशन जो हैं वो तैयार किए गए हैं। जी अच्छा, तो ये बताइए उस्मान कि ये कहीं मौका आ सकता है कि अचानक पता चले इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज से कि जनाब इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक तो अब इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, क्यों और माजी में जब इलेक्शन की बात हुई एक प्रेस रिलीज आती थी और इलेक्शन आगे चला गया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले में ख़ास तौर पर। सर, इसमें ये है कि जो मरदमशुमारी हुई इस पर ऑलरेडी इशू चल रहा है। MKM के जो कन्वीनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उसने आज भी इलेक्शन कमीशन आए थे और सेक्रेटरी से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया। लेकिन मरदमशुमारी के हवाले से हमारे ज़राए का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है कि हमें जो मरदमशुमारी के जो डेटा है वो फराहम किया जाए, ताकि हम उसके बाद हल्का बंदियाँ कर सकें। जब हल्का बंदियाँ करता है इलेक्शन कमीशन, उसके बाद उनको 3 से 4 माह का वक्त चाहिए होता है। लेकिन यह है कि इस वक्त चूँकि वो अभी इशू चल रहा है, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला दीर, अपर और लोअर दीर जो है और कोहिस्तान में सब मरदमशुमारी जारी है। इससे लगता है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो सकते हैं। लेकिन जो हुकूमत है उनकी जानिब से इस साल बजट में रकम रखी गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 54 अरब मांगे गए थे, लेकिन हुकूमत ने इसके लिए रकम कम दी। ताहम इससे कबल भी हुकूमत 5 अरब ऑलरेडी इनको जारी कर चुकी है। और अच्छा उस्मान, पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन के जो कुछ अफसरान हैं उनके दरमियान इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। क्या अब भी ऐसी सिचुएशन है?
جی اختلافات تو آپ کو پتہ ہی ہے اس میں ہوتے ہیں. جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ تمام تر فیصلے یک طرفہ کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اور جو وہ فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے. یہی وجہ تھی کہ کچھ افسران نے استعفے دیے تھے اور جن میں سے کچھ لوگوں کو الیکشن کمیشن نے خود ہی برطرف کر دیا تھا. تاہم چونکہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں اس وجہ سے الیکشن کمیشن پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ ہے, تو الیکشن کمیشن کی کوشش یہی ہے کہ جو تیاریاں ہیں الیکشن کی وہ جاری رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان جبار, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کو ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے